अरे जो मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे. તમને શું લાગ્યું આ ગીત હું તમારા માટે ગાઉં છું એમ? ના ભાઈ ના, આ તમારી ચોપડી તમારા માટે ગાય છે. બોર્ડ એક્ઝામ પૂરી મોજે મોજ કા. તો ગુજકેટની એક્ઝામ કોણ આપશે વાલાઓ? ગુજકેટની એક્ઝામ તમારા માટે એટલી જ જરૂરી છે જેટલી બોર્ડની એક્ઝામ જરૂરી છે. હવે આવું કેમ? તો કે તમને ખ્યાલ જ છે કે જેટલા પણ ટેકનિકલ કોર્સિસ છે એની અંદર એડમિશન જો તમારે લેવું હશે તો 50% તમારું ગુજકેટ અને 50% જે છે એ તમારા બોર્ડની જે રિઝલ્ટ છે એને કન્સિડરેશનમાં લેવામાં આવશે. હાય હાય, આપણે તો ભૂલી જ ગયા હતા. કાંઈ વાંધો નહીં. હવે હું ફિઝિક્સની અંદર તમારા માટે જે જોરદાર કોન્સેપ્ટો લઈને ઉપસ્થિત થયો છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ સિરીઝને તમે જરાક ફોલો કરશો ને તો ફિઝિક્સની અંદર 30 ક્વેશ્ચન તો ક્યાંય નહીં, 30 માર્ક્સ તો હું તમને એમને એમ લેવડાઈશ અને લેવડાઈશ જ. बरोबर है, हूं जपीस नहीं. ओके, ये जो लेक्चर होने वाला है बच्चों वो इंग्लिश, हिंदी एंड गुजराती तीनों लैंग्वेज में होने वाला है. क्योंकि ये तीनों लैंग्वेज के बच्चों के लिए मैं करवाने वाला हूँ, मतलब गुजराती और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए करवाने वाला हूँ. तो कभी कभी बीच में इंग्लिश और गुजराती आता रहेगा. ठीक है. अब आपको लगेगा सर शुरू कहाँ से करें, करना क्या पड़ेगा? तो बेटा समझ लो, गुजकेट के अंदर मॉडर्न फिजिक्स यानी हमारे चैप्टर नंबर 11 से चैप्टर नंबर 14 का बहुत ही ज्यादा रोल है. ऑलमोस्ट पिछले 2-3 साल के अगर आप पेपर चेक करोगे तो उसमें आपको ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चन जो है वो इन्हीं चैप्टर्स में से देखने को मिलेंगे. अगर 12 क्वेश्चंस की बात करूं तो 12 क्वेश्चंस भी बहुत जोरदार है, फटाफट इजीली आपके मार्क्स आ जाएंगे, ऐसे है. चलो मैं शुरुआत करता हूं आज चैप्टर नंबर 14 से. चैप्टर नंबर 14 के अंदर क्या क्या हो सकता है, हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए और कैसे क्वेश्चंस आएंगे उसके ऊपर फोकस करते हैं. लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 14. तो बच्चों अगर चैप्टर 14 की बात करूं तो उसमें सबसे पहले हमें रिकॉम्बिनेशन के बारे में याद होना चाहिए. रिकॉम्बिनेशन એટલે પુનઃ સંયોજનનો દર વિદ્યાર્થી મિત્રો, જેનું સૂત્ર થાય ni² = ne into nh. ખાસ સૂત્રો ધ્યાનમાં રાખવા અને ધ્યાનમાં રાખવા. તો ni² = ne into nh रिकॉम्बिनेशन એટલે કે પુનઃ સંયોજનના દરનું વાત છે. ઓકે, હવે જો આના ઉપરથી વાત કરીએ પી પ્રકાર या तो पी टाइप सेमीकंडक्टर. तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी जैसे कि एल्यूमिनियम को ऐड किया जाता है. एल्यूमिनियम को ऐड करने से आपकी पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा. अगर मैं बात करूं एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए आपको पेंटावेलेंट इंप्योरिटी जैसे कि आर्सेनिक ऐड करना पड़ेगा. तो आर्सेनिक ऐड करने से, पेंटावेलेंट ऐड करने से एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा और ट्राइवेलेंट यानी कि एल्यूमिनियम ऐड करने से आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा. अच्छा, अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर में, तो सेमीकंडक्टर की जो बैंड गैप एनर्जी होता है बच्चों <3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. स्पेशली अगर सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन की 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम की बात करें तो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. ये कंपलसरी याद रखोगे. इंसुलेटर के लिए, अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर के लिए ये जो बैंड गैप एनर्जी है वो <3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा. ये कंपलसरी आपको याद रखना है बच्चों, ये आपको कंपलसरी याद रखना है. चलो ठीक है. अगर मैं इसके बाद बात करूं तो फॉरवर्ड बायस
एंड रिवर्स बायस कंडीशन आएगा। तो बच्चों फॉरवर्ड बायस की बात करें, पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करो, तो इससे आपको फॉरवर्ड बायस मिलेगा। फॉरवर्ड बायस के अंदर अगर मैं बात करूं तो डेप्लेशन रीजन की जो विड्थ है वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि पोटेंशियल बैरियर का जो हाइट है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो जंक्शन में से पास हो जाएंगे, जिससे मिली एम्पियर की रेंज का करंट मिलेगा, जिसका डायनेमिक रेजिस्टेंस फ्यू ओम का होता है। ओके, आइडियल डायोड के लिए अगर वो फॉरवर्ड बायस में है तो डायोड रेजिस्टेंस जो है वो 0 हो जाएगा। मैं डायोड रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं बच्चों, और किसी रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं, तो डायोड रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा आपका। अच्छा, अगर मैं इसके बाद बात करूं रिवर्स बायस की, तो रिवर्स बायस में इससे बिल्कुल उल्टा क्या होगा, जो पी टाइप है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट होगा, एन टाइप है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा। अच्छा, इससे होगा क्या, तो कि जो डेप्लेशन रीजन होता है उसकी विड्थ जो है डिक्रीज हो जाएगी, उसका जो पोटेंशियल बैरियर है इसका हाइट इंक्रीज हो जाएगा। एक छोटी सी गलती बच्चों बोलने में हो गई है मेरे से, विड्थ भी इंक्रीज होगा और पोटेंशियल बैरियर का हाइट भी इंक्रीज होगा। अच्छा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है वो जंक्शन में से पास होंगे, तो इससे आपको करंट मिलेगा पर वो माइक्रो एम्पियर की रेंज में मिलेगा। इसका जो रेजिस्टेंस होगा ऑलमोस्ट 10⁻⁶ ओम के रेंज में होगा। आइडियल डायोड अगर रिवर्स बायस में है तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होगा। डायोड रेजिस्टेंस की बात चल रही है बच्चों, तो डायोड रेजिस्टेंस इसका क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ये ध्यान में रख लेना आप लोग। अच्छा, अगर ऐसा कोई डायोड है सिलिकॉन से बना हुआ, तो सिलिकॉन का ऑपरेशनल वोल्टेज 0.7 वोल्ट है, और जर्मेनियम से बना हुआ अगर डायोड है तो उसका ऑपरेशनल वोल्टेज 0.3 વોલ્ટ है। मतलब કે જો સિલિકોનનો ડાયોડ હોય અને એની સાથે બેટરી જોડવામાં આવે તો સિલિકોનના ડાયોડને વર્કિંગ કન્ડિશનમાં આવવા માટે 0.7 વોલ્ટની જરૂર પડે, અને જર્મેનિયમને જો વર્કિંગ કન્ડિશનમાં આવવું હોય તો 0.3 વોલ્ટની જરૂર પડે। એટલે ખાસ તમારે યાદ રાખવાનું વિદ્યાર્થી મિત્રો, બરોબર છે। ઓલું જે કીધું હતું એ તમારી બેન્ડ ગેપ ઉર્જા હતી, અને આ જે કીધું છે એ તમારા ઓપરેશનલ વોલ્ટેજ છે। ओके, इसमें आपको स्पेशल केसेस पूछे जाएंगे। इस तरह से आपके पास कोई फिगर दिया होगा, आप सब लोग जानते हो ये जो पोर्शन है पीछे वाला वो P है, आगे वाला जो है वो N है। अगर ये वाला पोर्शन हायर पोटेंशियल पर है
और ये वाला पोर्शन लोअर पर है, इसका मतलब ये जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है, और फॉरवर्ड बायस कंडीशन में करंट की वैल्यू कभी जीरो नहीं होगा। ओके, अगर सेम चीज की मैं बात करूं, ये पी साइड, ये एन साइड, पी साइड लोअर पोटेंशियल पर और एन साइड हायर पोटेंशियल पर अगर है, तो डायोड जो है वो रिवर्स बायस कंडीशन में है। अगर डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में है तो सीधा सा मतलब है कि उसमें से पास होने वाला जो करंट है वो क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चंस बेटा कंपलसरी आएंगे आएंगे और आएंगे। या तो इक्वेशन मतलब ऐसे फिगर दिया होगा और उसमें से करंट पूछा होगा, या तो बोला होगा आपको कि भैया इसमें से कौन सा फॉरवर्ड में कौन सा रिवर्स में है बताइए। तो बेमाથી एक कंपलसरी હોય જ બેટા, જે તમારે લખી જ રાખવાનું। या तो આવી રીતે ફિગર આપી હશે ને એવું પૂછ્યું હશે કે ભાઈ તમારે આમાંથી વહેતો પ્રવાહ માપો, या तो પૂછ્યું હશે ચાર અલગ અલગ ફિગર આપી હશે ને એવું કીધું હશે કે આમાંથી ફોરવર્ડ બાયસમાં કોણ છે અથવા તો રિવર્સ બાયસમાં કોણ છે। પ્રશ્ન આવે આવે અને આવે, આપણે લખવો પડે અને લખવો પડે। સારું, ચલો અહીં ધ્યાન। હવે આના સિવાય इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो रेक्टिफायर की केसेस आएंगे। रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी होगा। अगर मैं हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करूं तो भैया हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। अगर मैं फुल वेव रेक्टिफायर की बात करूं तो मेरा जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो 2 टाइम्स ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी होगा। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस बराबर ध्यान में रखना। आवा मित्रों प्रश्नों पूछाय पूछाय અને પૂછાય। આના એમસીક્યુ સિરીઝ ને જો તમારે સમજવું હોય કે કેવા પ્રશ્નો પૂછાય છે અને એનું સોલ્યુશન કેવું થાય તો નેક્સ્ટ વિડિયોને જરાક ધ્યાનથી સમજજો। જો તમને કન્ટેન્ટમાં મજા આવી હોય, તમને એવું લાગતું હોય કે આ કન્ટેન્ટથી ખરેખર ફાયદો થઈ શકે છે, તો મિત્રો અમને તમારી એક મદદની જરૂર છે। તમે અમારા વિડીયોને લાઈક કરી શકો છો, શેર કરી શકો છો તમારા મિત્રો સાથે, કે જેથી કરીને અમે મેક્સિમમ બાળકો સુધી પહોંચી શકીએ। અને તમારે આના સિવાય કોઈ પણ ટોપિકની જરૂર હોય તો તમે કમેન્ટ કરજો, અમે એનો સીધે સીધો વિડીયો બનાવીને આપની સાથે શેર કરીશું। તો પહેલો પ્રશ્ન જરાક જોઈ લઈએ આપણે, શું કહે છે? A filter circuit used in a rectifier, the value of load resistance and capacitance are 215 microfarad, then the value of time constant is fill in the blank। समय अचड़ांक पूछो है अपन। तो बच्चों कैसे किया जाएगा? तो टाइम कांस्टेंट बिल्कुल इजीली फाइंड किया जाएगा। टाइम कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला लगता है R इंटू सी, 200 इंटू 15 इंटू 10⁻⁻⁶। तो मुझे तो यहां से ही दिख रहा है ऑलमोस्ट 15 टू जा 30, ये 3000 हो जाएंगे, और 10⁻⁻⁶ यानी ये 3 मिली सेकेंड, जो कि मेरा ऑप्शन बी दिखा रहा है। 3 मिली सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन है, मैंने बोला था आपको डायोड वाले क्वेश्चन आते ही है, देख लो आपके सामने 2025 का क्वेश्चन है। व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द गिवन सर्किट अ गिवन डायोड एन आइडियल डायोड। आइडियल डायोड है भैया, तो पहले चेक करना पड़ेगा फॉरवर्ड बायस में है कि रिवर्स बायस में है। ये है आपका पी टाइप और ये है आपका एन साइड। पी जो है उसका वोल्टेज 6 है, एन जो है इसका वोल्टेज 5 है। तो बेटा पी के पास वोल्टेज ज्यादा है, एन के पास वोल्टेज कम है, मतलब पोटेंशियल जो है पी हायर पोटेंशियल पर, एन लोअर पोटेंशियल पर। फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस है तो इसका यह मतलब हुआ कि हमारा जो डेल्टा वी है वो 6-5 यानी कि 1 वोल्ट होगा। अब ओम लो तो सब लोग जानते ही है, डेल्टा वी बाय आर, सो वी बाय 100। चले कमेंट में मुझे आंसर बताओ आप कि क्या हो सकता है। हमने फॉर्मूला दे दिया आपको, कमेंट में मुझे आंसर चाहिए। उसके बाद वाला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन है व्हेन अ रिवर्स बायस इज अप्लाइड टू अ पीएन जंक्शन, इट रिवर्स बायस अप्लाई किया है
तो भैया रिवर्स बायस अप्लाई करने से, याद करो याद करो याद करो, क्या बोला था मैंने आपको, रिवर्स बायस अप्लाई करने से जो डेप्लेशन रीजन होता है उसकी विड्थ बढ़ती है, पोटेंशियल बैरियर की हाइट बढ़ती है। उसके बाद हमने क्या बोला था, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है वो जंक्शन से पास होंगे। तो इनमें से जो भी ऑप्शन लग रहा है वो आप लगाइए, आंसर भी इसका मुझे आप कमेंट में बताइए। चलिए उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम द फॉरबिडन बैंड फॉर जर्मेनियम, जर्मेनियम की बात चल रहा है बच्चों। जर्मेनियम के लिए मैंने आपको बताया था फॉरबिडन गैप एनर्जी दैट इज 0.72। चले ठीक है, उसके बाद which impurity is used to convert pure semiconductor into p type। तो भैया p टाइप के लिए याद करो, यस कम ऑन, p टाइप के लिए आपको कौन सा चाहिए होगा, तो p टाइप के लिए आपको चाहिए होगा 3 वाला, कौन सा, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। इनमें से कौन सा ट्राइवेलेंट है, आप लोग तो केमिस्ट्री जानते हैं, मैं तो फिजिक्स टीचर हूं, मेरे को केमिस्ट्री ले। आप बताइए मुझे इसमें से ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी कौन सी है, मुझे ये लग रहा है कि ये इंडियम है, सही है, हाँ या ना मुझे कमेंट में फेंक के मारो। तो ऐसे क्वेश्चंस बच्चों आपको देखने को मिलेंगे, सही से इसका यूज कीजिए। चैप्टर नंबर 14 आपके लिए बिल्कुल वरदान है, जिसमें गुजकेट में एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं सेकेंड रील के अंदर।